डर्मेटोलॉजी की फील्ड में आप काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं इससे। आपका अब तक सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस कौन-सा रहा है? नाइट आईवी ड्रिप्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एज अ एनर्जाइजर के तौर पे वर्क करती हैं। हमारी लाइफ आजकल बहुत बिजी है, सब मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है बॉडी में। बॉडी के स्ट्रेस को ब्रेक करने के लिए जो अब आईवी ड्रिप्स आई हैं वो नाइट आईवी ड्रिप्स हैं, और ये करती क्या है, ये आपके सेलुलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया को जाके एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एक पब्लिक क्वेश्चन है, मैं आपसे हम्म कर लेता हूँ कि हाउ कैन पेशेंट प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक पोल्यूशन एंड हेवी रेडिएशन? मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं मेलाज़्मा के साथ। अब वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारे फेस पे सिर्फ पिगमेंटेशन आ गई है, हमारा कलर डल हो गया, हमें झाइयाँ आ गई हैं। लेकिन उसकी सबसे अहम वजह जब बाहर की क्रीम्स आप रेफर करेंगे पेशेंट्स को, बाकी क्रीम्स मतलब लाइक फेयर अ, एंड लवली कह सकते हैं या ऐसी क्रीम्स कोई अच्छा सबसे देख अहम स्किन इशू आपने अपने करियर में जो देखा है और आजकल जो पेशेंट्स में भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता हम स्किन टाइप को कॉम्प्लेक्शन पे अगर देखें तो कॉम्प्लेक्शन की बेसिस पे स्किन टाइप 6 टाइप्स की होती हैं, है? और हम स्किन टाइप 4 एंड 3 में फॉल करते हैं एशियन ओके। लोग। यानी कि वाटर इनटेक हम सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ा दें। हम तो गर्मियों में सोचते हैं कि पसीना आता है, हमें पानी ज़्यादा पीना और प्यास भी ज़्यादा लगती है। सर्दियों में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमें प्यास लगती ही नहीं है, तो हम नहीं पानी लगती पीते बिल्कुल। ही नहीं है। इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर खुद इस पे वर्किंग करी है और सोचा कि मैं डर्मेटोलॉजी करूँगी, और डर्मेटोलॉजी भी मैं इंशाल्लाह बाहर से जाके यूके से जाके डर्मेटोलॉजी की डिग्री लूँगी, और इंशाल्लाह वहाँ पे जो भी न्यू एडवांसमेंट्स हैं वो सीखूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह नाज़रीन। एक ज़बरदस्त डाइवर्शनल और बेनिफिशियल पॉडकास्ट के साथ फिर हाज़िर हुआ है आप सबकी खिदमत में। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो उम्दा होने वाला है और ज़बरदस्त होने वाला है और उम्मीद है धमाकेदार होने वाला है। और ये इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स के लिए एक बेनिफिशियल भी रहेगा। वो लोग जो बिहाइंड द कैमरा है, जो ऐसी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि यार ऐसा पॉडकास्ट होना चाहिए कि स्किन से रिलेटेड हो, एस्थेटिक की दुनिया से रिलेटेड हो, तो उसकी भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त गेस्ट मैंने आज लाइनअप की है। इनका शॉर्ट इंट्रो में करवा लेता हूँ, उसके बाद जो है सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हफ्सा सिद्दीकी, एस्थेटिक फिजिशियन भी है और डर्मेटोलॉजिस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सबसे पहले आपका बेहद मशहूर हूँ बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपने यहाँ मौजूद किया मुझे। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट? माई बिगेस्ट इंस्पायरेशन वॉज माई सेल्फ, ओके। क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ का चाइल्डहुड से ही, टीन एज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा एक्नी रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट भी किया। टीन एज में, थ्रू आउट द टीन एज मुझे एक्नी रही। अ, फिर जब मैंने खुद फैसला किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और उसके बाद ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर खुद इस पे वर्किंग करी है और सोचा कि मैं डर्मेटोलॉजी करूंगी, और डर्मेटोलॉजी भी मैं इंशाल्लाह बाहर से जाके यूके से जाके डर्मेटोलॉजी की डिग्री लूँगी, और इंशाल्लाह वहाँ पे जो भी न्यू एडवांसमेंट्स हैं वो सीखूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से फिर मैंने डिग्री ली, वहाँ की मैंने एडवांसमेंट्स सीखी, वहाँ जाके एस्थेटिक क्लिनिक्स पे भी वर्क किया। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे अपनी स्किन में जो प्रॉब्लम्स थी उसको मैंने खुद ट्रीट किया है, और मैं खुद अपनी एक इंस्पिरेशन हूँ। इंस्पिरेशन खुद ही है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपने बाहर से पढ़ा है तो हाउ मेनी लाइक स्किन टाइप्स कितनी होती है वहाँ की, वहाँ को कंपेयर करके या यहाँ को compare हम स्किन टाइप को कॉम्प्लेक्शन पे अगर देखें तो कॉम्प्लेक्शन की बेसिस पे स्किन टाइप 6 टाइप्स की होती हैं, करके? और हम स्किन टाइप 4 एंड 3 में फॉल करते हैं एशियन ओके। लोग। जो हमारी स्किन टाइप है उसका कलर 3 एंड 4 कैटेगराइज होता है, और 3 और 4 जो हमारा कलर है उसी से रिलेटेड फिर हम लेजर्स वगैरह एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं कि इस स्किन टाइप पे, इस स्किन कलर पे जो चीज़ें सूट करती हैं, फिर उसी तरह की हम मशीनरीज भी यहाँ यूज़ करते हैं। अब जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो स्किन टाइप 1, 2 और 3 में फॉल करते हैं, तो उनकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है, तो उसी लिहाज से उनको स्किन कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं, और उनकी जो मशीन्स हैं, लेज़र मशीन्स, वो भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू हेयर वी आर यूजिंग इन एशिया। अच्छा, आपकी जो मशीनरीज है आपने वहां से इंपोर्ट की है या पाकिस्तानी यूज है?
मशीनरीज तो पाकिस्तान में बनती ही नहीं है ना। सारी मशीनरीज इम्पोर्ट। हमेशा इंपोर्ट ही की जाती हैं, या तो कोरिया से इंपोर्ट होती हैं, चाइना से भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, या यूरोपियन मशीन्स होती हैं। तो मशीन तो यहाँ नहीं चलो ठीक अवेलेबल है है। ठीक है। अच्छा, सबसे अहम स्किन इशू आपने अपने करियर में जो देखा है और आजकल जो पेशेंट्स में भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है? हाँ, अच्छा, मैं स्किन इशू जो कहूँगी, ये डिपेंड करता है वेदर पे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वेदर हमारी स्किन पे, जो इन्वायरमेंट है, बहुत अफेक्ट करता है। अगर अब देखा जाए, अभी तो आजकल विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हमारे पास ड्राई स्किन कंडीशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया। इस तरह की कंडीशंस ज़्यादा आ रही हैं हमारे पास। चलिए ठीक है। अच्छा, स्किन लाइक ड्राई वेदर चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल। और इसमें लाइक हेल्दी और ग्लोई स्किन को कैसे मेंटेन कर सकता है पेशेंट? एग्जैक्टली ड्राई वेदर में ज़्यादातर ये हो रहा होता है कि हमें ड्राइनेस का सामना करना पड़ रहा होता है, स्किन हमारी डिहाइड्रेटेड और ड्राई लग रही होती है। ड्राइनेस को कवर करने के लिए हम सबसे पहले तो एक गुड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें ना, ठीक। गुड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। दूसरा ये कि हम हाइड्रेशन भी अपनी बॉडी की बहुत अच्छी रखें, यानी कि वाटर इनटेक हम सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ा दें। हम तो गर्मियों में सोचते हैं कि पसीना आता है, हमें पानी ज़्यादा पीना, और प्यास भी ज़्यादा लगती है। सर्दियों में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमें प्यास लगती ही नहीं है, तो हम नहीं पानी लगती पीते बिल्कुल। ही नहीं हैं। और मेरे पास भी जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वो बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे कोई ग्लो नहीं होता। ड्राइनेस से ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है सर्दियों में। तो वाटर इंटेक सर्दियों में भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा, विटामिन सी का इंटेक सर्दियों में थोड़ा बेहतर करें। विटामिन सी से ये होगा कि जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें इस सीज़न में सिट्रस फ्रूट्स दिए हैं, किन्नू हो गया, मौसम्बी हो गया। इसकी वजह ये है कि जो विटामिन सी है हमारे स्किन बैरियर को अच्छा करता है, और हमारी हमें हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं ये सिट्रस फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक अच्छा हो, वाटर इंटेक अच्छा हो। दूसरा, एक रिलीजियसली एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं जिसके अंदर hyaluronic एसिड हो, सेरामाइड्स हो। ऑयली चीज, ऑयली कंपोनेंट्स उसके नहीं हो, बल्कि उसमें हाइड्रेटिंग कंपोनेंट्स ज़्यादा हों, जैसे कि hyaluronic एसिड हो गया, सेरामाइड्स हो गए। ये स्किन बैरियर को भी रिपेयर करते हैं। दूसरा ये कि आपको हाइड्रेशन भी गुड प्रोवाइड करते हैं। इसका एक तरीका है हाइड्रेशन अच्छी करने का स्किन की। जब आप मुंह धोकर आएँ तो सबसे पहले आप एक अच्छा टोनर अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप hyaluronic एसिड सीरम लगाएं डैम्प स्किन पर। hyaluronic एसिड से ये होगा, जो आपका मॉइस्चराइज़र, जो आपका मॉइस्चर है, वो स्किन में लॉक हो जाएगा। फिर उसके ऊपर hyaluronic के ऊपर आपने थर्ड कवरिंग जो करनी है, वो एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की, जो कि क्रीम बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो, स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग होता है वो। तो उसकी कवरिंग करनी है। तो उससे ये होगा कि आपका अच्छा मॉइस्चराइज़र लेवल मेंटेन रहेगा, और आपका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा स्किन में। फिर उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं, या आपको कोई भी स्किन केयर करनी है, विटामिन सी लगाना है, तो वो लगा सकते हैं। अच्छा, बाहर की क्रीम्स आप रेफर करेंगे पेशेंट्स के? बाकी क्रीम्स मतलब? लाइक फेयर एंड लवली कह सकते हैं, या ऐसी क्रीम्स कोई हो गई? देखें, ऑनेस्टली ये जो आजकल फेयरनेस क्रीम्स चल रही हैं, जो कि इतने ज़्यादा कमर्शियल्स हैं इसके, मैं तो इसके बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इन क्रीम्स का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इसमें मर्क्यूरी भी होती है, इसमें हाइड्रोकॉर्टिज़ोन भी होता है, और हमारे सेलिब्रिटीज़ तो इसको बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कोई सेलिब्रिटी इसको लगा भी नहीं लगाता नहीं रही है होता, बिल्कुल। कोई यूज़ नहीं कर रहा होता। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छी स्किन केयर लिखवाएं, बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन लें, और फिर उसको फॉलो करें, लेकिन रिलीजियसली फॉलो करें। ये जो फेयर एंड लवली हो गई और ये सब, ये जस्ट वैनिशिंग क्रीम्स हैं, इनके कोई अच्छे बेनिफिट्स आउटकम्स आपको नहीं नहीं मिलते स्किन पर। है। डर्मेटोलॉजिस्ट आजकल बहुत अच्छी प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, आपको अच्छा स्किन केयर लिख देंगे। आजकल हमारे पास मेडिकेटेड स्किन केयर सिरम्स भी हैं, हमारे पास एएम पीएम रूटीन प्रॉपर है सिरम्स के लिहाज से, क्रीम्स के लिहाज से। सनब्लॉक्स भी मेडिकेटेड हैं, टोनर्स भी मेडिकेटेड हैं, तो आप उनको लगाएं, उनको यूज़ करें। और ये जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, ये भी एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके सारी स्किन केयर लिखवाते हैं और फिर यूज़ करते हैं। ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, ये यूज़ नहीं करते। चलो ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन कैसे इम्पेक्ट करती है स्किन हेल्थ? न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल है। न्यूट्रिशन जो है, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगी, तो आपकी स्किन पे नज़र आएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं मेलाज़्मा के साथ। वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारे फेस पे सिर्फ पिगमेंटेशन आ गई है, हमारा कलर डल हो गया, हमें झाइयाँ आ गई हैं।
लेकिन उसकी सबसे अहम वजह आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी का मतलब न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं है, उनकी आयरन नहीं ले रहे वो अपनी डाइट में उनका आयरन कम है, ठीक है। तो बहुत सारे स्किन कंसर्न्स ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। स्किन के लिए आयरन हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं और ये आपकी बॉडी में होना भी ज़रूरी है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि मेरे पास सिवियर हेयर फॉल के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले फिर हम उनकी लैब्स करवाते हैं, उनका हम आयरन लेवल चेक करते हैं, हम उनका विटामिन डी लेवल चेक करते हैं, फिर हम हार्मोन्स भी चेक करते हैं, उनके थायराइड लेवल चेक करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अच्छी डाइट मेंटेन करना का मतलब है कि आपके हेयर भी हेल्दी होंगे और आपकी स्किन भी हेल्दी होगी। आपको एक प्रॉपर मील लेना ज़रूरी है 3 टाइम्स। ठीक। अच्छा, हम एक्ने की बात कर लेते हैं। एक्ने से ही आपकी जो है वो लाइफ चेंज हो गई थी ट्रूली। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक्ने और स्कर्स के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपके नज़र में? कि एक्ने के लिए एक्ने इफेक्टिव ट्रीटमेंट, देखिए एक्ने की बहुत सारी टाइप्स हैं और एक्ने की जो टाइप्स होती हैं, जो पेशेंट जिस एक्ने टाइप से सफ़र कर रहा है उससे रिलेटेड फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ को कॉमेडोनल एक्ने होती है, कुछ को सिस्टिक एक्ने होती है, कुछ को पस्ट्यूलर एक्ने होती है। तो एक्ने की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। अब एक्ने जो है एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी की हैं उस पे एक्ने कॉज़ करवाती हैं। इसमें जेनेटिक्स भी है, इसमें आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी हैं, इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी हैं, इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है और इसमें थर्ड जो बहुत अहम किरदार है वो ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट यही क्रीम्स, कमर्शियल क्रीम्स लगा कर आते हैं, फिर एक्ने होती है उनको, उनके पोर्स क्लॉग होते हैं, कॉमेडोन्स हो रहे होते हैं उनके फेस पे। तो एक्ने का ट्रीटमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, हाँ। तो ये एक्ने का ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है किस टाइप की एक्ने है। तो मोस्टली हम एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट्स को रखते हैं, फिर उसके साथ साथ हम ट्रेटिनोइन दे रहे होते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव है जो कि बहुत सारी इसमें हाँ, हाँ, लंबा ट्रीटमेंट्स प्रोसेस हैं। है वो। एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा, सबसे व्यूवर्स को ये बताएं कि सेंसिटिव स्किन हो गई और स्किन एलर्जीज, इसको आप कैसे क्योर करती हैं? सेंसिटिव स्किन और स्किन एलर्जीज़, अच्छा देखें, स्किन एलर्जी जो है इसका कॉज़ रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से एलर्जी हुई है। स्किन एलर्जी के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। मेरे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो एक्सपायर्ड या ख़राब बैड कॉस्मेटिक्स लगा के एलर्जी कर कर आते हैं, या उन्होंने कोई ऐसा हेयर कलर लगाया होता है जिससे उनको एलर्जी हो गई होती है। मेकअप के बाद भी काफ़ी एलर्जी जो है कॉमन है। तो पहले कॉज़ रूल आउट करना ज़रूरी है और जो एलर्जिन है जिसकी वजह से एलर्जी हुई है, फिर सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि अवॉइड द एलर्जिन, मतलब उस एलर्जिन को आप अवॉइड करें। अगर आपको मेकअप से एलर्जी हुई है तो वो आप मेकअप नहीं यूज़ करें। कभी-कभी फूड एलर्जी भी होती है, जैसे कि कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो जाती है। हमारे पास अभी सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स अच्छा, अच्छा, इंटेक इंटेक ज़्यादा हो करके जाता है। एग्ज़ैक्टली पेशेंट आते हैं, पीनट्स खाते हैं बहुत पेशेंट्स, तो उसके बाद भी एलर्जी, स्किन एलर्जी कॉमन है। और एलर्जी का फिर यही है कि एंटी एलर्जी, और फिर अगर बहुत ज़्यादा सिवियर एलर्जी है तो फिर कॉर्टिज़ोन, स्टेरॉइड्स, ये सारा ट्रीटमेंट होता है एलर्जी का। चलिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर सम पॉपुलर नॉन इन्वेसिव कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट? नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव में तो हमारे पास लेज़र थेरेपीज़ हैं, उसके अलावा हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है, हाइड्रोफेशियल्स हैं, ये सारे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। और अगर इन्वेसिव की तरफ जाएंगे, पॉपुलर इन्वेसिव प्रोसीजर राइट नाउ क्या है, स्टेम सेल थेरेपी बहुत ज़्यादा इन है आजकल, एक्सोसोम्स जिसे हम कहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन लेकर आई है और इस हमारी एस्थेटिक इंडस्ट्री में। स्टेम सेल्स डायरेक्टली प्रिकर्सर सेल्स हैं आपके हेयर फॉलिकल्स के, आपके स्किन टिश्यूज़ के। तो स्टेम सेल से एक तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, आप 1 मंथ में एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट हैं स्टेम सेल थेरेपी के। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सारी इक्विपमेंट्स मशीनरीज आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मौजूद है। चलिए, ठीक। आप सब व्यूवर्स को ये बताएं, ये एक पब्लिक क्वेश्चन है, मैं आपसे हुँ। कर लेता हूँ कि हाउ कैन पेशेंट प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक पोल्यूशन एंड एवी रेडिएशन?
हैवी रेडिएशन से तो बचने के लिए तो हम यही कहते हैं कि सनब्लॉक लगाएं, और सनब्लॉक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि डॉक्टर सनब्लॉक इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका कोई क्रूशल रोल नहीं है, बट सनब्लॉक आपको एज अ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के तौर पे वर्क करता है, और एक ना सिर्फ आपको सन से बचाता है, हाइपर पिगमेंटेशन होने से बचाता है, सन टैनिंग से बचाता है, बल्कि एंटी एजिंग के तौर पे भी वर्क करता है। दूसरी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में हमारे पास फिर पॉल्यूशन आ जाती है। पॉल्यूशन से बचने के लिए आपको थॉरो क्लींजिंग यानी कि अपने फेस को एक डीप क्लींजिंग फोम से आपने रोज़ाना 2-3 दफ़ा क्लीन करना है स्किन को, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक। अच्छा, ये वो टिप्स है जो आप खुद भी इम्प्लीमेंट करती हो खुद पे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई वर्किंग वुमन है जैसे कि लाइक मी, तो हाँ। मुझे मेकअप भी लगाना है, तो मुझे बाहर भी निकलना है, धूप का भी सामना है, तो फिर इसमें ये है कि मेकअप जब आप लगाएँ तो आप डीप क्लींजिंग करें, डबल क्लींजिंग करें, ठीक है? सिर्फ़ फेस वॉश करने से काम नहीं बनेगा। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में पॉल्यूशन, धुआँ, स्मॉग ये सब हो गया, तो अगर आपको बाहर निकलना होता है तो आप रोज़ाना डीप क्लींजिंग करें। डबल क्लींजिंग करें, ठीक है? और फिर उसके बाद टोनर्स अप्लाई करें, स्किन केयर करें प्रॉपर, तो ये बहुत हुँ, ज़रूरी है पॉल्यूशन से बचने के लिए। सही, ठीक है। अच्छा, कौन-सी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज़, ट्रीटमेंट्स आई है हॉरिज़ॉन में जिससे लोगों को और पेशेंट्स को वाकिफ़ होना चाहिए? स्टेम सेल थेरेपी इज़ अ न्यू हुँ, इनोवेशन। इसके अलावा एक नेड आईवी ड्रिप्स हमारे पास आई हैं। नेड आईवी ड्रिप्स क्या हैं? नेड आईवी ड्रिप्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एज अ एनर्जाइज़र के तौर पे वर्क करती हैं। हमारी लाइफ आजकल बहुत बिजी है, सब मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है बॉडी में। बॉडी के स्ट्रेस को ब्रेक करने के लिए जो अब आईवी ड्रिप्स आई हैं वो नेड आईवी ड्रिप्स हैं, और ये करती क्या हैं? ये आपके सेलुलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया को जाके एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो इससे आपकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी लेवल अप हो जाता है। उसके अलावा ये आपके मूड को स्टेबलाइज़ करती हैं, मूड स्विंग्स को रोकती हैं। हम बहुत परेशान होते हैं, इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को ना एक रिलैक्सेशन थेरेपी प्रोवाइड करती है नेड आईवी। तो ये अभी न्यू एडवांसमेंट है एस्थेटिक्स में। नेड आईवी मैं कहूँगी कि लोगों को ट्राई करनी चाहिए, इसके बहुत पॉजिटिव ओके, इम्पैक्ट्स हैं इज़ आपकी इट बॉडी में। एक्सपेंसिव और चीप? इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, ओके, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, वंस अ मंथ तो कोई भी लगा सकता है। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक। अच्छा, आपसे मैं आपसे क्विक क्विक क्वेश्चंस कर लेता हूँ, उसके बाद चीज़ें वाइंड अप वगैरह करते हैं, ठीक है? डर्मेटोलॉजी की फील्ड में आप काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं इससे। आपका अब तक सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस कौन-सा रहा है? सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस वो था जब मैंने अपनी अम्मी का ट्रीटमेंट किया था। हुँ, बिल्कुल, अब घर में जब आप ट्रीटमेंट के लिए काउंसल कर रहे होते हैं, तो घर वाले आपको समझ नहीं रहे होते कि आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हुँ, हुँ, तो अम्मी को काउंसल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हुँ, जब काउंसल किया और फिर ट्रीटमेंट्स किया, फिर उसका आउटकम आया अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज़ वेरी गुड, और अम्मी भी सैटिस्फाई हुईं। तो जब अम्मी का एस्थेटिक ट्रीटमेंट किया और फिर बहुत अच्छे उनके आउटकम्स आए, तो बहुत अच्छा लगा। एक मतलब ये लगा रिवॉर्डिंग कि कुछ एक्सपीरियंस है, एग्ज़ैक्टली कुछ रिवॉर्डिंग किया है एक्सपीरियंस लाइफ में। एग्ज़ैक्टली। ठीक, ठीक। अच्छा, कराची है, यहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा है, और लाइक हम कह सकते हैं कि थकी हुई लाइफ है यहाँ की, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू यूके और फ्रांस और अमेरिका की। काम को कैसे बैलेंस करती हैं आप और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? पर्सनल लाइफ और वर्क को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली सपोर्ट और आपके पीछे जो सपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, दूसरा मज़ीद जो स्टाफ़ होता है घर में वो बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी वजह से मैं हुँ, हुँ। दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाती हूँ। अदरवाइज़ इट्स नॉट वेरी ईज़ी, ये तो बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है। नहीं है। हुँ, और स्पेशली वर्किंग वुमेन जो कि जिनके बच्चे भी हैं, फैमिली में हुँ, छोटे हुँ। बच्चे हैं, उनको सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल आपका मुश्किल एक होती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके इन-लॉज़ की फ़ॉर्म में हो, चाहे वो आपके हस्बैंड की फ़ॉर्म में हो। हुँ, बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच थिंग्स। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके हुँ, बाद फिर चीज़ें हम कवर हुँ, कर लेंगे, ठीक है? जो एस्पिरेशंस अपनी लाइफ या करियर कंसीडर करना चाहते हो हुँ, डर्मेटोलॉजी की फील्ड में या एस्थेटिक की दुनिया में, हुँ, वो व्यूअर्स और फीमेल्स मेल्स या जो भी हो हुँ, जो आपको देख रहे हैं सब, हुँ, उनके लिए कोई सुटेबल और पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना? अ,
मैं यही कहूँगी कि आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है एस्थेटिक, हर कोई एस्थेटिक को परस्यू कर रहा है। एस्थेटिक को बिल्कुल परस्यू करें, बट मैं ये कहूँगी कि पूरी नॉलेज के साथ प्रॉपर एजुकेशन लेके परस्यू करें। क्योंकि एस्थेटिक का मतलब है कि आप किसी की आइडेंटिटी के साथ खेल रहे हैं, आप किसी के फेस के साथ खेल रहे हैं। अगर आप किसी के फेस पे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर दूसरा बंदा एस्थेटिक कर रहा है। पार्लर वाली ख़वातीन हैं वो भी एस्थेटिक कर रही हैं, और नर्सिंग से जो वाबस्ता हैं, जो कि नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी एस्थेटिक कर रहे हैं। तो आम लेमैन भी एस्थेटिक के क्लिनिक्स खोल के बैठ गए हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट ईज़ी। शुरू-शुरू में तो आप कर लेंगे, लेकिन जब कभी कोई प्रॉब्लम में आएँगे, अल्लाह ना करे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो उसको, उस पेशेंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और एस्थेटिक के जो ब्लंडर्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, आप किसी के फेस के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी फ़ील्ड है, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर एजुकेशन के साथ करें। ओके। अच्छा, एक ये छोटा मैसेज कन्वे कर ले, विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू परस्यू करियर इन डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन? डर्मेटोलॉजी हमारे पाकिस्तान में तो एक प्रॉपर रूट है इसका। पाकिस्तान में या तो आप एमसीपीएस डर्मेटोलॉजी करते हैं या तो आप एफसीपीएस डर्मेटोलॉजी करते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहें तो बाहर इसके मास्टर्स डिग्री होती है डर्मा में। एस्थेटिक्स में भी मास्टर्स होता है, डिप्लोमा होता है। तो अगर बाहर से करना चाहें तो वो थोड़ा शॉर्ट रूट है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो पाकिस्तान में करना चाहेंगे तो फिर वही एमबीबीएस के बाद एमसीपीएस है, फिर एफसीपीएस है, इस यहाँ तरह। रूट थोड़ा लंबा चलेगा। ये थोड़ा-सा लॉन्ग रूट है। चलिए ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, एक ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया डॉक्टर हफ्सा सिद्दीकी ने, और उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप लोग को पसंद भी आएगा, और ये आप लोग से गुजारिश है कि एपिसोड एक एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे कुछ नॉलेज गेन हो। तो इंशाल्लाह ताला अब अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।